सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे अधिगम के बारे में। अधिगम क्या होता है? अधिगम का यदि हम सामान्य अर्थ देखें, क्या सामान्य अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को सीखना। सीखना बोल दो, या सीखने के बाद हम कोई भी चीज़ को ग्रहण करते हैं तो इसका मतलब ये भी होता है ग्रहण करना, या फिर किसी भी चीज़ का अर्जन करना। ये तो होता है इसका सामान्य अर्थ अधिगम का। दूसरी बात, अगर इसका व्यापक अर्थ देखें, व्यापक अर्थ, तो व्यापक अर्थ का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होना। व्यवहार में परिवर्तन होना। अब परिवर्तन कैसे होगा? जैसे हम कोई भी चीज़ को पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद में हमने कोई भी चीज़ सीख ली, ठीक है? तो सीखने से क्या हुआ? पहले हम उस चीज़ के बारे में जानते नहीं थे, फिर उसके बाद में हमने उस चीज़ के बारे में जान गए, उसके मतलब उसके बाद हमारा व्यवहार कैसा हो गया? चेंज हो गया। तो ये होता है व्यवहार में परिवर्तन, ठीक है? तो व्यवहार का व्यापक अर्थ क्या होगा? व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होना। और परिवर्तन भी कब होगा? जैसे हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद यदि हमारे कोई भी चीज़ याद हो गई, ठीक है, मतलब हमने उसको लर्न कर लिया, सीख लिया, तो सीखने के बाद में हमारा व्यवहार चेंज हो गया। व्यवहार चेंज कैसे हुआ? क्योंकि हम उसके बारे में पहले नहीं जानते थे, अब हम उसके बारे में जान गए। तो ये उसका व्यापक अर्थ होता है। और जो व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है, वो कैसा होना चाहिए? स्थायी। स्थायी का मतलब ये नहीं है कि हमने जैसे कोई भी चीज़ पढ़ ली और पढ़ने के जस्ट बाद हमें कुछ भी याद नहीं हुआ तो उसके हमारे इसका मतलब ये हुआ व्यवहार में चेंज नहीं हुआ। व्यवहार में चेंज नहीं हुआ तो वो अधिगम नहीं है। जबकि कोई भी चीज़ हमने पढ़ ली और वो हमारे याद रह गई स्थायी रूप से, लेकिन स्थायी का मतलब ये भी नहीं है परमानेंट लाइफ टाइम तक याद रहे, साल भर 2 वर्ष कितना भी, मतलब उसे जो हमारे साल भर 2 वर्ष होता है याद रहती है कोई भी चीज़, उसका मतलब वो अपेक्षाकृत है। अपेक्षाकृत, जैसे हमको बस रीड के लिए पढ़ना है, तो रीड के लिए हमें जब तक पेपर है तब तक तो हमें याद रहना चाहिए ना, तो वो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, ठीक है, इसे बोलते हैं। उसके बाद भले इसे कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेन बात ये है कि व्यापक अर्थ का मतलब ये होता है व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होना। और अगर व्यवहार में परिवर्तन ऑप्शन में नहीं है तो मेन इसका आंसर जो होगा वो होगा अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होना, ठीक है। तो ये हो गया अधिगम का व्यापक अर्थ। अब हमने ये चीज़ पढ़ ली, ठीक है। अब पढ़ेंगे व्यवहार होता क्या है। व्यवहार होता क्या है? तो व्यवहार क्या होता है? जब भी मनुष्य कोई क्रिया प्रतिक्रिया करता है, ठीक है, मनुष्य मतलब कोई काम कर रहा है, जैसे कुछ चीज़ पढ़ रहा है तो वो क्या कर रहा है? क्रिया कर रहा है, तो ये क्या है? उसका व्यवहार है, ठीक है। तो मनुष्य के द्वारा किए जाने वाली क्रिया व प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? व्यवहार कहलाता है, ठीक है, व्यवहार कहलाता है। वुडवर्थ ने कहा था कि व्यवहार क्या होता है, इसके बारे में वुडवर्थ ने बताया था। वुडवर्थ ने कहा था कि जैसे मनुष्य कोई भी क्रिया करता है, उस क्रिया को कोई अन्य व्यक्ति क्या करे? अन्य व्यक्ति अवलोकित कर सके, तो उसे व्यवहार कहते हैं, ठीक है। मतलब जैसे हमारे व्यवहार में पहले हमारे पास कोई मैनर्स नहीं थे, तो सामने वाला व्यक्ति उसके बाद में हमारे व्यवहार में चेंज हो गया कि हमने जैसे कोई आया तो उसके बाद में हमने नमस्ते वगैरह की, पैर छुए, तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो गया। तो सामने वाले व्यक्ति ने अवलोकन कर लिया कि इसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ है। अवलोकन का मतलब उसने देखा है, पहले पैर नहीं छूता था, अब पैर छू रहा है, तो ये क्या हुआ? सामने वाले व्यक्ति ने अवलोकन कर लिया, ठीक है। ऐसा वुडवर्थ ने कहा था कि मनुष्य के द्वारा की जाने वाली वे प्रतिक्रियाएं जिन्हें अवलोकित किया जा सके व्यवहार कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में बात होती है क्रिया या अनुक्रिया। क्रिया बोल दो या फिर क्या बोल दें? अनुक्रिया। क्रिया बोल दो या फिर अनुक्रिया बोल दो, इनके बारे में पता होना चाहिए। ये कितने प्रकार की होती हैं? क्रिया या अनुक्रिया, ये 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। अब 2 प्रकार की कैसे? देखो, कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो जन्मजात होती हैं,
जन्मजात क्रियाएं बोलते हैं जिन्हें, ठीक है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो अर्जित होती हैं। कैसी होती हैं? अर्जित क्रियाएं, ठीक है। तो व्यवहार में कौन सी क्रियाएं सम्मिलित करेंगे हम व्यवहार में? देखो, ये तो जन्मजात क्रियाएं, जन्मजात को हम स्वाभाविक भी बोल सकते हैं, जो पहले से ही कुछ क्रियाएं होती हैं, जैसे पलक झपकना, ये हमारी क्रियाएं, ठीक है। तो ये जन्मजात क्रियाएं ना, ये अधिगम के अंतर्गत नहीं आती, अधिगम के अंतर्गत नहीं आती। क्यों? क्योंकि ये हमने नहीं सीखी, हमारे व्यवहार में हमने कोई क्रिया करके नहीं सीखी थी ये। जो अर्जित प्रक्रियाएं अधिगम में आती हैं, अधिगम में सम्मिलित की जाती हैं। अधिगम में सम्मिलित कौन सी क्रियाएं की जाती हैं? अर्जित प्रक्रियाएं। अर्जित अनुक्रियाओं को ही अधिगम में सम्मिलित किया जाता है। अर्थात सीखना जन्मजात नहीं होता। इसका मीन्स ये निकलता है कि जो सीखना है ना, वो जन्मजात नहीं है। कहने का मतलब कोई भी चीज़ हम जन्म से सीख कर नहीं आते, हमारा जो व्यवहार में चेंज होता है वो बाहर आके मतलब वातावरण में होता है, ठीक है। इसलिए जो अधिगम है वो कैसा है? अर्जित अनुक्रियाएं है, अर्जित अधिगम है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था वो एक बार अच्छे से नोट्सों में देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, हम पढ़ रहे थे अधिगम के बारे में। अधिगम क्या होता है? अधिगम का सामान्य अर्थ ग्रहण करना, धारण करना, अर्जित करना, सीखना, याद करना होता है। जबकि इसका जो वास्तविक अर्थ है वो क्या होता है? देखो, अनुभूति तथा अभ्यास के द्वारा व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। देखो, अनुभूति, जैसे मैंने आपको बताया था, हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो हमें उस चीज़ का अनुभव हो रहा है। या फिर हम ये बोल दें कि जैसे छोटे बच्चे से कहा जाता है कि आग के पास मत जाओ, आग के पास जाओगे तो जल जाओगे। तो वो तो उसने बस इतना सीखा है कि आग के पास जाएंगे ना तो जल जाएंगे, ये तो उसने बस सीखा था, वो तो सामान्य अर्थ हो गया। लेकिन उसने खुद अनुभव किया, आग के पास गया, हाथ लगाया, ठीक है, तो उसका हाथ जला, तो उसको ये इस बात का अनुभव हो गया कि रियल में आग के पास जाएंगे ना तो क्या होगा, हाथ जल जाएगा। तो ये अनुभव है, अनुभव के बाद उसने सीखा है, ठीक है। अभ्यास के द्वारा, जैसे हम कोई चीज़ को पढ़ते हैं तो उसको बार बार पढ़ेंगे तब हमारे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होगा। एक बार पढ़ने से व्यवहार में स्थायी परिवर्तन नहीं होता, कभी कभी होता है। बाकी की मेन बात यह है कि अभ्यास से अच्छा मतलब स्थायी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मेन बात ये हुआ कि अधिगम का वास्तविक अर्थ है अनुभव तथा अभ्यास के द्वारा। अभ्यास को हम प्रशिक्षण भी बोल सकते हैं, किसी के द्वारा बार बार सिखाने के बाद व्यवहार में जो अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है, ठीक है। व्यवहार से तात्पर्य है मनुष्य द्वारा की जाने वाली क्रिया व प्रतिक्रिया। मैंने जैसे बताया था, वुडवर्थ ने क्या कहा था कि मनुष्य के द्वारा की जाने वाली वे प्रतिक्रियाएं जिन्हें अवलोकित किया जा सके, जिन्हें दूसरा पहचान सके कि इसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ है, उसे क्या कहते हैं? व्यवहार कहते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यवहार का संचालन उद्दीपन तथा अनुक्रिया द्वारा होता है। देखो, उद्दीपन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे उद्दीपक का मतलब ये होता है कि जैसे फिलहाल हमारे पास जैसे रीड का कोई उद्देश्य नहीं है तो हम कोई क्रिया नहीं करते, चुपचाप बैठे रहते, कोई अन्य काम करते। लेकिन जैसे ही हमारे पास रीट आ गई, रीट हमारा एक उद्दीपक बन गया। उद्दीपक का मतलब हमने अब रीट को देख के पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो वो क्या कहलाता है? उद्दीपक। तब जाके क्या करते हैं? हम अनुक्रिया कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई स्टार्ट कर दी। तो मनोवैज्ञानिकों ने ये कहा था कि जब व्यक्ति कोई क्रिया करता है ना तो उसके लिए उद्दीपक होना जरूरी है। उद्दीपक तथा अनुक्रिया द्वारा होता है व्यवहार का संचालन, ठीक है। अनुक्रिया दो प्रकार की होती है, जन्मजात अनुक्रियाएं, ठीक है, जिसे हम स्वाभाविक भी बोलते हैं, जिसे आंतरिक भी बोलते हैं। ये मूल प्रवृत्ति कहलाती हैं, जैसे क्रोध आना, हंसना, गुस्सा, ये सारी क्या हैं? ये जन्मजात अनुक्रियाएं जो हमें अधिगम में सम्मिलित नहीं की जाती, क्योंकि क्रोध आना, रोना, हंसना, ये सारी मूल प्रवृत्तियां ना, ये जन्मजात अनुक्रियाएं, ठीक है, ये अधिगम में सम्मिलित नहीं की जाती। जबकि अर्जित अनुक्रियाएं को हम क्या बोलते हैं? अस्वाभाविक, ठीक है, इन्हें खुद ही नहीं सीखते, खुद मतलब क्रिया करके सीखते हैं, जन्मजात नहीं होती, उन्हें बोलते हैं अस्वाभाविक। बाह्य अनुक्रिया, अर्जित अनुक्रियाओं को ही अधिगम में सम्मिलित किया जाता है, अर्थात सीखना जन्मजात नहीं होता और न ही स्वाभाविक, बल्कि यह शिक्षण के द्वारा होता है, ठीक है। अब अनुक्रिया के कितने पक्ष हैं? देखो, अनुक्रिया के 3 आयाम होते हैं, 3 पक्ष होते हैं। जैसे ज्ञान पक्ष, ज्ञान पक्ष में जैसे हम कोई भी चीज़ के बारे में चिंतन कर रहे हैं, कोई हमारे सामने समस्या आ गई तो समस्या के बारे में हमने कोई भी चिंतन कर लिया, उसके बारे में तर्क करते हैं,
उसकी कल्पना करते हैं कि ये ऐसे आया हुआ है, फिर हम उसके बारे में निर्णय लेते हैं, ठीक है, फिर उसे स्मृति में रखते हैं। कहने का मतलब जो मस्तिष्क से संबंधित सारी क्रियाएं ना, वो ज्ञान पक्ष के अंतर्गत आती हैं। चिंतन करना, तर्क करना, कल्पना करना, निर्णय करना, स्मृति में रखना, ठीक है। जबकि भाव पक्ष में जो हमारे संवेग हैं, संवेग का मतलब ये होता है जैसे क्रोध आना, ठीक है, हंसना, रोना, ये सब क्या है, अपना भाव है, ठीक है। हमारी अभिवृत्ति, अभिवृत्ति का मतलब होता है नजरिया, हमारी रुचि, ये सब क्या है, अभिक्षमता, ये सब क्या है, हमारे भाव होते हैं। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा का मतलब होता है अंदर से किसी काम को करने के लिए जिज्ञासु होना, ठीक है, उत्साहित होना, अभिप्रेरणा कहलाता है। उसके बाद में आता है क्रिया पक्ष। क्रिया पक्ष में जैसे हम हाथ पैरों से या फिर अपने शरीर के माध्यम से जो क्रियाएं करते हैं, जैसे चलना है, बैठना है, तैरना है, उठना, ये क्रिया पक्ष के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो अनुक्रिया के कितने पक्ष हैं, हम अनुक्रिया कितने प्रकार से कर सकते हैं, 3 प्रकार से। एक तो मस्तिष्क के द्वारा जो क्रिया की जाती है वो ज्ञान पक्ष के अंतर्गत आती है, जैसे चिंतन, तर्क, कल्पना, निर्णय, स्मृति। एक भाव पक्ष, हमारे भाव, किसी के प्रति गुस्सा वाला भाव, घृणा का, द्वेष, संवेग, ईर्ष्या, ठीक है। अभिवृत्ति मतलब हमारा नजरिया किसके प्रति कैसा है, किसी के प्रति अच्छा है, तो ये हमारा भाव हो गया। रुचि किस चीज़ में है, ठीक है। उसके अलावा अभिक्षमता, अभिप्रेरणा, ठीक है, किसी काम को करने के प्रति जो उत्साहित होते हैं वो अभिप्रेरणा आती है। क्रिया पक्ष में हमारा शरीर जो काम करता है, जैसे चलना, बैठना, तैरना, उठना आदि, ये क्या होते हैं, क्रिया पक्ष। ये अनुक्रिया के 3 पक्ष आते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांत, ठीक है, ये हम बाद में पढ़ते हैं।